बिहार में कोरोना संग चमकी का कहर, 3 बच्चों को एसकेएमसीएच में कराया गया भर्ती। तीनों बच्चों में एईएस की पुष्टि। और जाप सुप्रीमो ने ईएसआईसी अस्पताल का किया दौरा, मौजूद हालात को देखते हुए नाराज, नीतीश सरकार पर जमकर साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, लेकिन ऐसे में राहत की बात यह है कि आज 4 दिनों की अपेक्षा सबसे कम मामले सामने आए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि सीएम के सख्त फैसलों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन बिहार में लॉकडाउन लगे या नहीं, इस पर घमासान लगातार जारी है। देखिए ये खास रिपोर्ट, फिर करेंगे इसी पर चर्चा। देश में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हर तरफ कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि कोरोना पर काबू पाया जा सके। कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू का ऐलान तक किया, जिसका असर दिखना शुरू हो गया है। बिहार में नीतीश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, जिसके चलते पिछले 4 दिनों में आज सबसे कम मामले आए हैं। 22 अप्रैल को 11,479, 23 अप्रैल को 12,672, 24 अप्रैल को 12,359, 25 अप्रैल को 12,795, 25 अप्रैल को 12,795, तो वहीं 26 अप्रैल को 11,801 केस सामने आए। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर सरकार गंभीरता से लॉकडाउन लगाने के विकल्प पर विचार कर रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिन हाई लेवल बैठक भी करने पहुंचे थे और तो और खुद मॉनिटरिंग करने सड़कों पर भी उतरे। लेकिन बिहार में लॉकडाउन लगे या ना लगे, इस फैसले पर एनडीए में घमासान मची हुई है। एनडीए में जहां बीजेपी और वीआईपी लॉकडाउन लगाने को कह रहे हैं, तो वहीं अब हमने लॉकडाउन लगाने को लेकर बड़ी शर्त सामने रख दी है। मैं लॉकडाउन का समर्थन करूंगा यदि 3 महीने तक सबका बिजली बिल, पानी बिल, स्कूल कॉलेजों की फीस माफ कर दी जाए, किराएदारों का किराया, बैंक लोन, ईएमआई माफ कर दिया जाए। किसी को शौक नहीं होता जान जोखिम में डालकर बाहर जाने का, पर रोटी और कर्ज जो ना कराए, ये बात एसी वाले लोग नहीं समझेंगे। मांझी के ट्वीट के साथ साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी अपना बयान जारी किया और लॉकडाउन को लेकर अपनी राय रखी। देखिए, पिछले कई दिनों से कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग एसी कमरे में बैठकर सरकार को यह सजेशन दे रहे हैं कि लॉकडाउन लागू कर दीजिए। हमारी पार्टी के नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि लॉकडाउन का वो भी समर्थन करेंगे यदि सरकार गरीब लोगों के, आम लोगों के, तमाम लोगों के बिजली के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, पानी के बिल को 3 महीने के लिए माफ कर दे, स्कूलों का फीस 3 महीने के लिए माफ कर दे, किराएदारों का किराया 3 महीने के लिए माफ कर दे, बैंकों का लोन और ईएमआई जो है उसको 3 महीने के लिए माफ कर दे। निसंदेह हम लॉकडाउन के पक्ष में खड़े हैं। बिहार में लॉकडाउन को लेकर घमासान तो जारी है। लॉकडाउन का समर्थन करने वालों की लिस्ट में पहले ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और मंत्री रामसूरत राय शामिल है। ऐसे में देखना होगा सूबे के मुख्यमंत्री आगे कोरोना पर काबू पाने के लिए क्या कुछ सख्त फैसले अख्तियार करते हैं। डेस्क रिपोर्ट वीआईपी। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान लाइव जुड़ गए। इसी के साथ बिहार से हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा रिजवान जी से है। दानिश जी, जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन के समर्थन में विपक्ष भी दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के जो घटक दल है वो भी लगातार संपूर्ण लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं, ऐसे में जीतन राम मांझी ने भी मांग की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि सशर्तीय लॉकडाउन लगाया जाए। देखिए, निसंदेह देखिए, आप भी दिल्ली में रह रही होंगी और हो सकता है किराए पे रह रही होंगी, मुझे नहीं पता है कि आप अपने मकान में रहती हैं, किराए पे रहती हैं। और अगर आप न्यूज चैनल के अलावा किसी और दूसरे सेक्टर में काम कर रही होती, आपका खुद का बिजनेस होता, अचानक से 3 महीने के लिए लॉकडाउन लग जाता, तो किराया जिनके मकान पे आप किराए पे रह रही हैं वो किराया तो जरूर मांगता कि किराया दीजिए।
तभी हम रहने देंगे। तो अगर देश ने एक साल में कोई काम नहीं किया है, कोरोना की जो तैयारियां होनी चाहिए थी निसंदेह उसमें सरकार विफल रही है। हम राम मंदिर बनाने के चक्कर में लगे हुए थे, हम चुनावों के चक्कर में लगे हुए थे, जिसका खामियाजा आज देश की जनता भुगत रही है। वैसे कंडीशन में सरकार की यह जवाबदेही बनती है कि अगर वो फेल है तो उसको भी कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोगों ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो लोग भी अगर ये चाहते हैं कि सूबे में देश में लॉकडाउन लग जाए, उन लोगों से मेरा आग्रह है कि आप सीधे तौर पे लॉकडाउन लगाने से पहले देश की आम आवाम का 3 महीने का बिजली बिल माफ कर दीजिए, बिल्कुल स्कूलों का फीस माफ करवा दीजिए, बैंक से लोन हुआ है उस लोन को माफ करवा दीजिए, गाड़ी या घर खरीदा है उसका जो ईएमआई है उसको 3 महीने के लिए माफ करा दीजिए। आप लॉकडाउन लगाइए। आप अगर जनता से टैक्स वसूलते हैं तो आज जनता परेशान है, आपके मदद की दरकार है, आपको मदद करना होगा। बिल्कुल। कुमार गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरीके के हालात लगातार बिहार में बिगड़ते जा रहे हैं, कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार तेजी से उन मामलों में उछाल देखा जा रहा है। ऐसे में हालांकि राहत भरी खबर ये है कि सीएम ने जो नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था उसमें उसके वजह से जो कोरोना के केसेस हैं वो अब 4 दिन बाद कम हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो नाइट कर्फ्यू है वो सफल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, नाइट कर्फ्यू सफल दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सवाल लॉकडाउन का है तो आखिर मरीजों के बढ़ते हुए आंकड़े को कैसे रोका जाए, ये इस वक्त बिहार के लिए सबसे बड़ी और चिंता का सबब है। और इस सवाल को लेकर के सरकार को सोचना है और सरकार की सहयोगी पार्टी एक ये कह रही है कि लॉकडाउन बेहद जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की जो सहयोगी पार्टी है वो ये कह रही है कि लॉकडाउन यदि लगेगा तो 3 महीने का जो सामान है वो कैसे मुहैया कराया जाए, ये पहले सोच ले। तो एक बात तो बहुत साफ है कि दानिश रिजवान की मैं बातें सुन रहा था, तो क्या वो अभी सरकार में है या सरकार से बाहर है? क्योंकि सरकार में यदि है और सरकार यदि लॉकडाउन लगाती है तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है दानिश से कि क्या वो सरकार में रहेंगे या सरकार से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल है कि जरूरत पड़ने पर हो सकता है कि सरकार लॉकडाउन की स्थिति को लगा सकती है। ये संभावना का दौर है, क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, यदि 1 लाख रोज टेस्टिंग हो तो आंकड़े समझ में आ जाएंगे कि इस वक्त बिहार किस कोरोना विस्फोट से जूझ रहा है। ऐसे में यह सरकार की मजबूरी हो सकती है और जान से बड़ी कोई चीज नहीं है। आप 1 महीने तक व्यवस्थाएं करके रह सकते हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर यदि आप की जान चली जाए तो फिर आप सोचिए कि अंदाजा लगाइए कि क्या हालात होंगे। तो उससे बेहतर आखिर सरकार ने कुछ सोच कर लॉकडाउन लगाया है, नाइट कर्फ्यू लगाया है। तो इसके पहले जो कोरोना 1 के समय में जो लॉकडाउन लगाया गया था उस समय क्या सरकार ने तमाम वो व्यवस्थाएं की थी, ये भी सवाल है दानिश रिजवान से, क्योंकि जो आखिरी लाइन उन्होंने लिखी है कि एसी के बंद कमरों, एसी के बंद कमरे में कौन रहता है? जनता रहती है या नेताजी रहते हैं? और अगर नेताजी रहते हैं तो सिर्फ बयानों से काम नहीं होगा, सरकार आपकी है और आप सरकार के अंग हैं। आपको अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर कैसे व्यवस्थाएं 3 महीने तक मिलेगी। इसके अगर ये सवाल आज दानिश रिजवान पूछ रहे हैं या पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ट्विटर अकाउंट से जो जारी किए गए, तो क्या पिछले कोरोना 1 के समय में जो जनता त्राहिमाम कर रही थी, क्या उनके ईएमआई को काट दिया गया? क्या उनके जो किराएदार थे, क्या उनके मकान मालिक को पैसे दे दिए गए? इतना ही नहीं, जब सरकार से ये पूछ रहे थे पेरेंट्स उनके कि मेरे बच्चे के ने 6-6 महीने साल भर तक बिना पढ़ाई किए फीस मांग रहे हैं, तो यही जो सरकार के अंग है वो ये कहते हैं कि हमारा प्राइवेट स्कूलों से कोई लेना देना नहीं है। आपकी सरकार है, आपके राज्य में जो बच्चे पढ़े नहीं, जो स्कूल गए नहीं, वो पूरे 1 महीने तक की फीस दे करके बस का किराया दे दिया, स्कूल का किराया दे दिया। तो ऐसे में परिस्थितियां बहुत कहने से काम नहीं चलेगा। आखिर सरकार को फैसला लेना है और सरकार के फैसला लेने से पहले अगर उनके ही पार्ट उस सरकार के जो अंग है अगर ऐसे सवाल खड़े करते हैं, तो क्या कोरोना 1 के समय में इनसे सवाल पूछा जाए कि क्या ये व्यवस्थाएं उन्होंने कोरोना 1 के समय में मुहैया कराई थी जो आज ये सवाल पूछ रहे हैं? जी,
बिल्कुल कुमार, जिस तरीके के हालात फिलहाल बिहार में देखे जा रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सत्ताधारी पार्टी के जो घटक दल है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन को लेकर एनडीए में बहुत ज्यादा अब रार बढ़ चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वो भी लगातार मांग कर रहे हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। उपेंद्र कुशवाहा रीट्वीट करके कहते हैं कि इस मामले पर राजनीति ना की जाए। तो कहीं ना कहीं आपसी फूट देखी जा रही है। हालांकि एनडीए इस बात पर अपनी सहमति नहीं जताता है, इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी रार तकरार चल रही है, सिर्फ बयानों से अब काम नहीं चलेगा। स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है और इस वक्त विपक्ष भी बहुत ताकतवर है, विपक्ष भी बहुत मजबूत है। यदि आपके प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोई बात कहते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार करना, और अब जिस तरह से अंदर ही अंदर अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जो नेता हैं वो अस्पताल को लेकर के अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो सरकार आपकी है, आपको बनाने के लिए किसने मना किया था? आप पहले 1 साल से पहले तैयारी करते हैं। आज आप सड़कों पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। कल देखिए मुख्यमंत्री ने जो हाई लेवल मीटिंग की, उस हाई लेवल मीटिंग के बाद वो निकलते हैं जायजा लेने के लिए। पिछले 1 साल से सरकार कभी सड़कों पर नहीं आए, ना तो देखने गए। मैं तो अभी भी कहता हूं कि एक अन्य मार्ग मुख्यमंत्री आवास से 5 किलोमीटर के रेडियस में कब मुख्यमंत्री IGIMS, कब NMCH, कब PMCH और कब गर्दनीबाग अस्पताल में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको देखने गए। हाँ, इंजेक्शन लेने के लिए 2 बार जरूर गए हैं IGIMS, ये बड़ी बात है। लेकिन आज मरीज जब बेड के लिए जूझ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जूझ रहे हैं, वेंटिलेटर के लिए जूझ रहे हैं, दवाइयों के लिए जूझ रहे हैं, ये जो दवाई है यही सरकार कहती है, अपने स्वास्थ्य अधीक्षक से कहवाती है, लेटर लिखवाती है कि ये कोई रामबाण नहीं है। और इसी दवाई के लिए आप अहमदाबाद और गुजरात चले जाते हैं, विशेष विमान की व्यवस्था करते हैं। तो सरकार के अपने खुद के निर्णय, खुद के डिसीजन पर उनको यकीन नहीं है, बदलते जा रहे हैं। और ऐसे में अब सरकार के अंदर एक नई बात आ गई है, वो है लॉकडाउन को लेकर के। लॉकडाउन लगाने के लिए या नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए सरकार का निर्देश है। अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है या पूर्ण लॉकडाउन लगाती है तो सरकार के या ये विशेषाधिकार है, सरकार लगा सकती है, क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल नहीं है। और ये बात सच है कि दानिश रिजवान जी ने आखिरी की जो लाइन लिखी है कि एसी के बंद कमरे में आज जो है उनको सोचना होगा, अपनी एसी बंद करनी होगी, खुली हवा में जाकर के पूरा आकलन करना होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन का लेवल क्या है, तभी सरकार का दम फूलेगा नहीं, सरकार के हाथ पांव फूलेगा नहीं तो वो दिन दूर नहीं। अभी 1 सप्ताह कुमार आपके पास लौटूंगी। दानिश जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दानिश जी, जिस तरीके के हालात अब हैं उसी तरीके की तस्वीर पिछले साल भी हम लोगों के सामने आई थी। आपने भी वो हालात देखे थे, प्रवासी मजदूर किस तरीके से परेशान हुए थे। जो बिल माफ करने की बात या फिर स्कूल कॉलेजों में फीस माफ करने की बात अब कही जा रही है, वो पिछले साल क्यों नहीं कही गई? और पिछले साल आखिर क्यों नहीं माफ किया गया उन बिलों को या फिर स्कूल कॉलेज की फीस को? अब आपको ये याद क्यों आया? देखिए लंबा जी, हमने पिछले वक्त भी यही बात, उन बातों का जिक्र किया था। हमने पिछले वर्ष भी इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि ये तमाम सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। कि जिस तरीके से पलायन का दंश पूरी दुनिया ने भारतीय पलायन का दंश को देखा है। देखिए किसी भी इंसान का शौक नहीं होता है कि हम अपने गांव को छोड़कर दिल्ली में जाकर मजदूरी करें। ये पेट की आग और बच्चों को पढ़ाने का जज्बा, ये हमें हमारे घर को छुड़वाकर गांव से शहर की तरफ भिजवाता है। हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं कि किसी तरीके से अपना और अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी इकट्ठा कर ले, बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा इकट्ठा कर ले। लेकिन जब संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता है तो कोई हमें पैसा नहीं देता है, हम मजबूर हो रहे हैं। कोई भी इंसान इस कोरोना के काल में जाकर के यमराज से लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है, लेकिन पेट की लड़ाई ऐसी है कि हम यमराज से जाकर भिड़ रहे हैं। आज के वक्त में कोई इंसान घर से बाहर निकलना नहीं चाहता है, लेकिन पेट का जो आग है वो लॉकडाउन से नहीं बुझेगा। बच्चों के जो स्कूल का फीस है वो लॉकडाउन से खत्म नहीं हो जाएगा। बैंक का EMI है, लोन का जो इंटरेस्ट है वो खत्म नहीं हो जाएगा। दुकान, शोरूम, मॉल, घर का किराया, ये सब खत्म नहीं होगा। इसलिए हमने स्पष्ट तरीके से कहा है कि लॉकडाउन एक विकल्प है,
लेकिन लॉकडाउन आप तभी देश की जनता पर थोपिए जब जनता को हम तमाम सुविधाएं मुहैया कराएंगे। 1 साल का मौका मिला था, ये सिर्फ बातें बनाने के लिए मिला था क्या 1 साल का मौका? देखिए, हम एनडीए के पार्ट है, लेकिन आज सवाल सरकार से इसलिए पूछा जाना जरूरी है कि देश का आम आवाम ये सवाल पूछ रहा है। आप भी अपने ऑफिस में बैठे होंगे, किसी की मां बीमार है, किसी का भाई बीमार है, किसी की बेटी बीमार है, किसी का बेटा बीमार है, किसी की चाची चाचा, हॉस्पिटल्स में बेड मिल रहे हैं क्या? रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है क्या? ऑक्सीजन मिल रहा है क्या? आप अगर सही मायने में सरकार के कारिंदे इस बात को कह रहे हैं कि हमने काम किया है, तो मैं सरकार के कारिंदे से यह पूछना चाहता हूं कि जिनके घर ने जवान बेटा खोया है, उस बूढ़ी मां के आंख में आंख डालकर पूछिए कि राम मंदिर ज्यादा जरूरी है कि अस्पताल ज्यादा जरूरी है। जिसने अपने पति को खोया है, उस पत्नी से जाकर पूछिए कि कब्रिस्तान ज्यादा जरूरी है, मस्जिद ज्यादा जरूरी है। योजना के साथ लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार पूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। इस चर्चा में मेरे साथ आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमारे साथ पटना से कुमार गौतम हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 4 दिनों की अपेक्षा में आज हालांकि सबसे कम मामले सामने आए हैं और इसी के साथ कहीं ना कहीं सीएम का जो फैसला था नाइट कर्फ्यू का, वो सफल रहा। और इसी के साथ अब हम पार्टी ने मांग की है कि योजना के साथ लॉकडाउन लगा दिया जाए। वहीं मधुपुर उपचुनाव के लिए 2 मई को मतगणना होनी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फेरबदल किया है। आयोग ने देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री को हटाकर नैन्सी सहाय को नया डीसी नियुक्त किया है। इस संबंध में ईसीआई सचिव अरविंद आनंद की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले चुनाव आयोग ने मधुपुर एसडीओ का भी ट्रांसफर किया था। दरअसल उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने देवघर के जिला प्रशासन के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि देवघर के डीसी और मधुपुर के एसडीओ जेएमएम कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। फेरबदल के साथ ही ईसी ने चुनावी परिणाम के बाद विजय जुलूस और जश्न मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, अभी आज वापस देवघर का प्रभार मिला है और बाबा की कृपा है। प्राथमिकता भी आप सब जैसे जानते हैं कि कोविड और कोरोना से जो चैलेंजेस मुश्किल दौर से हम सभी गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले कोरोना से संबंधित जो कार्य करने हैं इसके रोक के लिए और लोग जो बीमार हो रहे हैं उनका इलाज प्राथमिकता पे कराना। तो हम लोग एज टीम पूरी कोशिश करेंगे कि पिछले वर्ष भी जैसे कोरोना काल में सभी का सहयोग था, जिले के लोगों का। इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कीर्तनगे जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुंदन जी, जिस तरीके से लगातार मधुपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी लगातार शिकायतें दर्ज करा रही थी, ऐसे में चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है, एक बड़ा एक्शन लिया है। देखिए, रखिए, मधुपुर उपचुनाव को जहां दोनों पक्षों ने, महागठबंधन ने और एनडीए ने अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था, वहीं 17 अप्रैल को मतदान के पहले से लेके अब तक इस उपचुनाव की वजह से राजनीतिक गहमागहमी बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से उसने मुलाकात किया था और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी आधिकारिक रूप से। और शिकायत में मधुपुर के अनुमंडल पदाधिकारी और देवघर के डीसी उपायुक्त के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि ये लोग एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर वहां काम कर रहे हैं। जो प्रशासनिक जिम्मेदारियां इनको दी गई हैं, उन जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया जा रहा है। उनकी इस शिकायत पर चुनाव आयोग ने अपने तरफ से संज्ञान लेते हुए सबसे पहले अनुमंडल पदाधिकारी का तबादला किया और अनुमंडल पदाधिकारी के तबादला करने के बाद कल दोपहर में चुनाव आयोग ने देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री
का तबादला किया है और इसके लिए चुनाव आयोग को 3 IAS अधिकारियों का पैनल भेजा गया था, जिसमें चुनाव आयोग ने नैन्सी सहाय को देवघर के उपायुक्त बनाने की मंजूरी दे दी थी और तत्काल प्रभाव से नैन्सी सहाय ने प्रभार ग्रहण कर लिया है और प्रभार ग्रहण करने के बाद 2 अहम जिम्मेदारियां अभी उनको देखनी है। सबसे पहले तो कि 2 तारीख को जो उपचुनाव की मतगणना होनी है, उस मतगणना का सही तरीके से सुचारू रूप से उसका संचालन किया जा सके और दूसरी चीज, जिस तरीके से राज्य अभी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में है, कोरोना से संघर्षरत है, तो कोरोना से भी देवघर की जनता को बचाने का जिम्मा उनको दिया गया है। अब देखना अहम यह होगा कि नैन्सी सहाय इन दोनों जिम्मेदारियों पर कितनी खड़ी उतर पाती हैं। इसी बीच चुनाव आयोग ने एक विशेष निर्देश जारी करते हुए 2 तारीख को मतगणना के दिन या उसके बाद किसी भी तरह के विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। राखी जी, कुंदन जी, नैन्सी सहाय पहले भी देवघर की कमान संभाल चुकी हैं, तो ऐसे में काफी चुनौतीपूर्ण हालांकि ये है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आसानी भी होगी इन दोनों चुनौतियों से निपटने में। बिल्कुल सही राखी। नैन्सी सहाय इसके पहले भी देवघर की उपायुक्त रह चुकी हैं। देवघर की टोपोग्राफी और डेमोग्राफी दोनों चीजों का उनको भली भांति अनुभव है, जानकारी है और वहां के तमाम अधिकारियों से वो पूर्व परिचित रही हैं और खास करके देवघर में जिस तरीके से बाबा मंदिर का संचालन किया जाता है या बाकी वहां पर क्या क्या और परेशानियां हो सकती हैं, किस तरीके से देवघर की जनता को कोरोना संक्रमण से दूर रखा जा सके, उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जा सके, इन तमाम जिम्मेदारियों को वो अपने पुराने अनुभव की वजह से अच्छी तरीके से अंजाम देने में सफल हो पाएंगी। और साथ ही साथ मधुपुर जो कि देवघर जिले का एक अनुमंडल है, वहां पर जो मतगणना होनी है उपचुनाव की, उस संबंध में भी वह अच्छी तरीके से इस पूरे काम को सुचारू रूप से करने में सक्षम है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मंजूनाथ भजंत्री का जो तबादला किया गया है, वह तबादला कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के निर्देश पर है, लेकिन चुनाव आयोग ने दिए गए पैनल से एक बेहतर और उचित शख्सियत को देवघर का जिम्मा दिया है। राखी बिल्कुल कुंदन जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे कि जो अधिकारी हैं वो JMM के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं, ऐसे में चुनाव आयोग के द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया और नैन्सी सहाय को कमान दे दी गई। बिहार में एक और जहां कोरोना का कहर जारी है, तो वहीं दूसरी ओर चमकी बुखार ने भी अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से पीड़ित 3 बच्चों को SKMCH में भर्ती कराया गया है। PQ वार्ड में भर्ती बच्चों का जांच रिपोर्ट आने के बाद उसमें AES की पुष्टि हुई है तीनों बच्चों में, जिसके बाद बच्चों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है, जहां बच्चों की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए चमकी के मामले आ रहे हैं। इस बार भी मामले आए हैं, कुल 8 मामले आए हैं। दुर्भाग्य से एक बच्चे की मौत हुई है। 4 बच्चे अभी PQ वार्ड में भर्ती हैं, उनका समुचित इलाज चल रहा है। हम समझते हैं कि प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के परस्पर समन्वय के साथ चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण के मद्देनजर बहुत बेहतर प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि इस बार केस की संख्या कम होगी और जो भी केस आएगा तो उसको पूरा डेडिकेशन के साथ उनको बच्चे का इलाज किया जाएगा। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शिव शंकर झा फोन लाइन पर मौजूद। शिव, जिस तरीके की स्थिति फिलहाल कोरोना को देखते हुए बनी हुई है, ऐसे में कोरोना की मार के बाद अब चमकी बुखार भी बिहार में एंट्री कर चुका है और 3 बच्चों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है, क्या कुछ जानकारी? जी राखी, मैं बता दूं कि मुजफ्फरपुर में लगातार ये कोरोना का जंग तो चल ही रहा था, उसी बीच में चमकी के चमक आ जाने से बच्चों में काफी हड़कंप मच चुकी है और उनके परिजनों में भी हड़कंप मच चुकी है, जबकि कई जिलों से SKMCH में 8 बच्चे अब लगभग आ चुके हैं और 1 बच्चे की मौत हो चुकी है। अभी जब शुरुआत में ही ये हाल है तो आगे देखना होगा कि अब कब तक क्या प्रशासन क्या कुछ कर पाती है। ना ही उस बीमार चिमकी का बीमार का भी इंसेफ्लाइटिस नाम डाला गया था, तो कभी AES डाला जाता है तो कभी चिमकी डाला गया है, लेकिन अभी तक इस बीमारी की पूर्ण रूप कहीं से इसकी स्वच्छ रूप से कोई भी विशेषज्ञ नहीं निकाल पाए कि इस बीमारी कौन सी है। जी
शिव, जिस तरीके की स्थिति फिलहाल है, क्योंकि कोरोना को लेकर सभी स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई हैं, ऐसे में चमकी बुखार भी आ गया है, तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चमकी बुखार को लेकर वहां पुख्ता की गई है? जी राखी में बता दूं कि यहाँ कोई भी पूरा स्वास्थ्य विभाग पूरा चरमरा चुकी है। तो मुजफ्फरपुर नहीं, पूरे बिहार में ये स्थिति देखने को मिल रहा है कि कहीं भी स्वास्थ्य विभाग की स्थिति अच्छी नहीं है। दरअसल मुजफ्फरपुर की बात जहां तक कर रहे हैं तो मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन हो या स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन हो, कोई भी इस पर ध्यान देने को नहीं है। जी शंकर, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार चमकी बुखार का कहर देखा जा रहा है और ऐसे में कोरोना के बाद अब लोग चमकी बुखार से परेशान हैं। 3 बच्चों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। इसके साथ ही एक बच्चे की मौत की खबर भी सामने आई है। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना की मार है, ऐसे में चमकी बुखार से कहीं ना कहीं अब लोगों में और ज्यादा खौफ पैदा हो गया है। मुजफ्फरपुर में 3 बच्चों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। तो जिस तरीके से लगातार बिहार में कोरोना की स्थिति गंभीर बनी हुई है, तो उसी कड़ी में अब लगातार लॉकडाउन की मांग की जा रही है। तो अब हमसे जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा कि जल्द से जल्द लॉकडाउन लगा देना चाहिए, लेकिन जो तमाम तरह की योजनाएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए और कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन लगा देना चाहिए। वहीं जिस तरीके से लगातार मधुपुर उपचुनाव को देखते हुए ये देखा जा रहा था कि लगातार जेएमएम के कार्यकर्ताओं पर ये आरोप लगाया जा रहा था कि चुनाव आयोग उन्हीं के इशारे पर चल रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने एक बड़ी कार्रवाई की और उपायुक्त का तबादला कर दिया, जिसके बाद अब नैन्सी सहाय वहां की कमान संभालेंगी। इसी के साथ बिहार में अब कोरोना के बाद चमकी बुखार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां 3 बच्चों की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है। इसी के साथ एक बच्चे की मौत की खबर भी सामने आई है। फिलहाल तीनों बच्चों को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। तो आज की 3 बजे की 3 बड़ी खबरें ये थी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए